बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 327 फंक्शनल एनालिसिस बाय डॉक्टर तलत नज़ीर। आज हम अपना लेक्चर नंबर 28 स्टडी करेंगे। इसके अंदर हम एक न्यू प्रोसीजर डिस्कस करेंगे, द ग्राहम श्मिट प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग द ऑर्थोगोनल बेसिस एंड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। और इस तरह इसके सेट्स और सीक्वेंस जो हम पूरे के पूरे डिज़ाइन करते हैं उसके लिए ये बहुत यूजफुल मेथड है। तो आज हम अपनी कोर्स आउटलाइन अगर हम देखें तो इसमें हम वी आर एनालाइजिंग अबाउट द ऑर्थोगोनल सेट्स एंड ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस। हम इसको थोड़ा सा देखेंगे जिस तरह हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कब कोई सेट जो है ऑर्थोगोनल होता है, कब कोई सेट ऑर्थोनॉर्मल होता है। कुछ इसकी थोड़ी सी हम चीज़ें रिवाइज भी करेंगे डेफिनेशंस की हद तक, ताकि हमें उनको हम थोड़ा सा जो है वो मजबूत करके फिर हम इस प्रोसेस को स्टडी करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ग्राहम श्मिट प्रोसेस टू अटेनिंग द ऑर्थोगोनल बेसिस, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, इसके सेट्स सीक्वेंसेस, ये सारे के सारे हम इससे डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर हम इसके एग्जांपल्स और कुछ प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ऑर्थोगोनल सेट्स और ऑर्थोगोनल या ऑर्थोनॉर्मल सेट्स हमारे पास क्या होते हैं कि हम जिस तरह ऑर्थोगोनल सेट्स में कह चुके हैं कि इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर अगर कोई भी दो एलिमेंट्स अगर आपके पास सेट के पीस वाइज आप लें, उनका इनर प्रोडक्ट अगर जीरो हो तो वी से दैट इट्स ऑर्थोगोनल सेट्स। यानी कि आपके पास ना देखें एम एक नॉन एम्प्टी सेट है स्पेस का, तो हम कहते हैं एम जो है वो ऑर्थोगोनल है इफ एंड ओनली इफ कि एम के हर दो एलिमेंट का आपस में इनर प्रोडक्ट आप लेते हैं तो जवाब हमारे पास जीरो आता है, तो हम कहते हैं इट्स ऑर्थोगोनल सेट। अब ऑर्थोगोनल सेट ही ऑर्थोनॉर्मल सेट कब बनता है? अगर प्लस हर एलिमेंट का नॉर्म आप ले तो जवाब 1 आए। तो ये हमारे पास एक यूजफुल डेफिनेशन बन जाती है, दैट इज कि अगर आपके पास फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू द एम द इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई is equal to the 0 if x is not equal to y and the inner product of x y equal to 1 if x equal to the y। तो ये हमारे पास एक यूजफुल डेफिनेशन है फॉर ऑर्थोनॉर्मल सेट की। सिर्फ ऊपर वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती है तो वो ऑर्थोगोनल होता है, अगर दोनों सेटिस्फाई करती हैं तो वो ऑर्थोनॉर्मल होता है। If an orthogonal or orthonormal set M is countable, then we arrange a sequence। हम एक पूरा सीक्वेंस बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं ऑर्थोनॉर्मल सेट के लिए भी और ऑर्थोगोनल सेट के लिए भी। यानी कि वही सीक्वेंस किस तरह से कि अगर आपके पास अल्फा जो है वो किसी इंडेक्सिंग सेट से आ रहा है, बीटा भी इंडेक्सिंग सेट से आ रहा है, तो हम कहते हैं कि हमारे वो जो दो सीक्वेंस हैं एक्स एन और एक्स एम, अगर इनका इनर प्रोडक्ट आप लेते हैं तो वो वही आपके पास कोरोनिकल डेल्टा की फॉर्म में ऑब्टेन हो जाए। यानी कि इसका आंसर 0 आए इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू द बीटा। तो यानी कि ये ऑर्थोगोनल सेट हो गया। और अगर हर एक का अल्फा और बीटा सेम हुए तो इसका मतलब है कि एक्स अल्फा का एक्स अल्फा के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं हर अल्फा के लिए जिसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम है, उसके लिए इसकी वैल्यू अगर 1 हो तो हम कहते हैं इट्स नाउ द ऑर्थोनॉर्मल सेट। तो ऑर्थोनॉर्मल सेट में हर एक का नॉर्म 1 होता है, हर कंपोनेंट का ना, कि आपके पास वन कैन राइट ओवर हेयर दैट के नॉर्म ऑफ आप किसी भी एक्स अल्फा का जब नॉर्म लेते हैं तो जवाब आपके पास 1 आ जाए। और ओवरऑल आप जब भी एक्स अल्फा का किसी भी एक्स बीटा के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो जवाब आपके पास 0 आ जाए फॉर ऑल अल्फा विच आर नॉट इक्वल टू द बीटा। तो ये कंडीशन अगर आपके पास फॉर ऑल अल्फा के लिए होल्ड करे और मीनिंग के जो भी आप इसके इंडेक्सिंग सेट में से एलिमेंट ले रहे हैं तो हम कहते हैं कि हमारा ये सेट जो है ना वो ऑर्थोनॉर्मल सेट है। ऑर्थोनॉर्मल सेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्थोनॉर्मल हम इसको कहेंगे ऑर्थोगोनल सेट प्लस इसमें दो चीजें होती हैं, ऑर्थोगोनल की कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है और प्लस ऑर्थोनॉर्मल की कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है। नॉर्मल किसे कहते हैं? जिसका कि नॉर्म की लेंथ 1 हो, और ऑर्थोगोनल मीनिंग के परपेंडिकुलरिटी, ये दोनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई करती हैं। तो ये वाला सेट हमारे पास जनरल होता है कि ऑर्थोनॉर्मल यानी कि वन कैन से दैट कि आपने ये ऑब्जर्व किया होगा ऑर्थोनॉर्मल always implies orthogonal, but converse is not necessary always, क्योंकि हर ऑर्थोगोनल सेट ऑर्थोनॉर्मल नहीं होता। हम इसकी ऑलरेडी काफी एग्जांपल्स पहले भी एनालाइज कर चुके हैं। अब यहाँ पर ये भी हमने इंपॉर्टेंट बात देखी कि जो ऑर्थोगोनल सेट या ऑर्थोनॉर्मल सेट होते हैं ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं पाइथागोरियंस लॉ की। इस तरह आपके पास जो भी
बाकी इनर प्रोडक्ट स्पेस में जो परपेंडिकुलरिटी की या ऑर्थोगोनल की जो कंडीशंस हैं उन सारी के सारे को ये फुलफिल करते हैं, यानी कि x प्लस वाई होल नॉर्म इज सेम एज x नॉर्म प्लस y नॉर्म। ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये हम एनालाइज कर चुके हैं। और नॉट फॉर ओनली अ फाइनाइट केस, इट्स आल्सो होल्ड फॉर इनफाइनाइटली मैनी केसेस के लिए भी हम देखते हैं कि ये जो सम होता है, अगर फाइनाइट केस में ले लें, द नॉर्म ऑफ ऑल x i's, सम ऑफ ऑल x i's इज सेम एज द नॉर्म फर्स्ट स्क्वायर प्लस नॉर्म सेकंड स्क्वायर प्लस अप टू नॉर्म ऑफ xn स्क्वायर। ये सारी की सारी कंडीशंस होल्ड करती है और इसको हम दूसरी फॉर्म में भी इस तरह से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हमने एक और इम्पॉर्टेंट बात देखी कि लीनियरली इंडिपेंडेंस के ऑर्थोगोनल सेट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। हम इसका प्रूफ भी पढ़ चुके हैं कि आपके पास जो भी x i's ये होते हैं ये सारे के सारे आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं ऑर्थोनॉर्मल के, क्योंकि हर दो का इनर प्रोडक्ट आपस में जीरो होता है। तो उसमें जो भी स्केलर्स होते हैं फॉर ऑल अल्फा जेज दे आर मस्ट बी द जीरो। हम इसका प्रूफ भी एनालाइज कर चुके हैं। आज हम जो इंपॉर्टेंट बात की तरफ जा रहे हैं वो है ग्राहम श्मिट प्रोसेस। एक्चुअली वी हैव सीन दैट द ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस आर वेरी कन्वीनियंट टू वर्क विद, कि ये बड़े कन्वीनियंट्स होते हैं। ऐसे वेक्टर्स आपके पास एक ऐसा सेट हमारे पास कि जो जिसमें जितने भी v1 v2 अप टू सारे के सारे मौजूद हैं, vn ले लें या जितने भी फाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट हो, एक सेट है ये पूरा आप ले सकते हैं एक सेट। अगर सारे के सारे हर vi का इनर प्रोडक्ट आप लेते हैं vj के साथ, वो vi और vj ऑर्थोनॉर्मल हैं एक दूसरे के साथ। और दूसरी बात ये है कि हर vi की जो आप लेंथ देते हैं वो आपके पास 1 की इक्वल आती है। तो ये एक बड़ी यूजफुल कंडीशन हो जाती है, बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। तो हम इसको ऑब्टेन करने के लिए एक प्रोसीजर भी अप्लाई कर सकते हैं, उसकी तरफ हम आते हैं अभी। लेकिन ये हमारे पास बड़ा कन्वीनियंट होता है फॉर वर्क के लिए कि इस तरह का हम सेट अपना अटेन कर लें, एक्स सेट। अब इस एक्स सेट के लिए द रिमेनिंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इज हाउ टू ऑब्टेन एन ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस इफ एन आर्बिट्ररी लीनियरली इंडिपेंडेंट सीक्वेंस इज गिवन। कि सपोज दैट कि आपको कोई भी एक बंदा एक सेट दे देता है कि इसमें जी आपके पास ना फर्ज किया कि कोई भी वैल्यूज u1 u2 एक सेट है आपके पास अप टू un, n एलिमेंट्स इसमें कोई भी मौजूद हैं, ठीक है। अब इस n के इस ui के करस्पॉन्डिंग आप कैसे एक ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस ऑब्टेन कर सकते हैं, क्या कोई प्रोसीजर है? तो दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय ए कंस्ट्रक्टिव प्रोसीजर। हमारे पास एक बड़ा यूजफुल कंस्ट्रक्टिव प्रोसीजर है जिसको हम ग्राहम श्मिट प्रोसेस के नाम से जानते हैं फॉर ऑर्थोनॉर्मलाइजिंग अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सीक्वेंस। ये हमें उसी तरह के लीनियरली इंडिपेंडेंट सीक्वेंस ऑब्टेन करके दे देता है। किस तरह के लीनियरली इंडिपेंडेंट सीक्वेंस? यानी कि सपोज दैट कि आपके पास ना x1 x2 x3 पहले से अवेलेबल हैं, हर इस एलिमेंट को स्पैन करने के लिए आपके पास एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो आपके पास यानी कि इस तरह का सीक्वेंस के आपके पास कोई भी xj ui सपोज मौजूद हैं, जिस तरह मैं कहता हूं ये चलें इसका नाम हम xj's रख देते हैं, कोई भी एंट्रीज हमें मौजूद हैं हमारे पास। तो ये हमें एक क्या कर देता है, द रिजल्टिंग ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस ej, हमें एक ej नया सीक्वेंस मुहैया कर देता है, इसके करस्पॉन्डिंग ej दे देता है। कैसा ej कि जो एलिमेंट ये स्पैन करते हैं, जो आप xj से जो ऑब्टेन करते हैं वही आपको ये ej दे देता है। यानी कि ej आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा, हर एक का नॉर्म 1 भी होगा और हर एक का आपस में इनर प्रोडक्ट हर ej का k के साथ आप इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो जवाब 0 भी आता है। जबकि ये चीज आपके पास इस एक्सरसाइज में होल्ड नहीं करती। तो गोया हर x1 x2 x की के करस्पॉन्डिंग आप एक ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस ऑब्टेन कर सकते हैं जो सेम जिस तरह की स्पेस x1 x2 xn जनरेट करते हैं, सेम उसी तरह की स्पेस ये e1 e2 en भी जनरेट करते हैं। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या हुआ कि देखें, मैं यहाँ पे शॉर्ट समरी लिखता हूं। आपके पास कोई भी e1 x1 x2 xn ये गिवन है, ये एलिमेंट्स आपके पास गिवन है एक सेट के अंदर फॉर्म में, जो ना लीनियरली इंडिपेंडेंट है सपोज, या ये आपस में इंडिपेंडेंट भी नहीं है, एक दूसरे का इनर प्रोडक्ट 0 भी नहीं है इनके दरमियान, और ना ही एक और बात कि हर एक का नॉर्म 1 है। तो क्या कर सकते हैं हम बाय ग्राहम श्मिट प्रोसेस, ये हमने जो अभी हमने डिस्कस किया ग्राहम श्मिट, अभी हम इसको स्टडी करेंगे कि करता कैसे है प्रोसीजर। ये हमारे पास जो ग्राहम श्मिट प्रोसेस है,
बाय ग्राम श्मिट प्रोसीजर हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉइज एक नया सेट E1 E2 अप टू En उतने ही एलिमेंट En ऑब्टेन कर सकते हैं इस तरह के, सच दैट देखें हर E1 का, यहाँ पे देखें हमने कहा X1 का X2 के साथ इनर प्रोडक्ट 0 नहीं है, लेकिन यहाँ पे हर E1 का E2 के साथ इनर प्रोडक्ट 0 होगा, E3 का E4 के साथ, E1 का En के साथ हर एक का इनर प्रोडक्ट 0 होगा और सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगे, हर एक का नाम भी 1 होगा, ना सिर्फ इनर प्रोडक्ट होगा बल्कि हर एक का नाम भी 1 होगा। और फर्दर मोर सबसे खास बात कि जो स्पेस ये स्पैन करते हैं, जो स्पेस जो चीज ये बनाते हैं स्पैनिंग, जिस तरह के एलिमेंट ये जनरेट करते हैं X1 X2, जो स्पेस आपको ये देते हैं Xn, वो ही स्पेस आपको इक्वल मिलेगी स्पेस फ्रॉम E1 E2 अप टू En। तो ये बहुत अच्छी खूबी है कि देखें आपको हर एक सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग एक नया सीक्वेंस मिल गया जिसके एलिमेंट्स भी आपस में ऑर्थोगोनल हैं, जिसमें हर एलिमेंट जो है उसका नाम 1 है यानी कि यूनिट वेक्टर्स हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सारी की सारी वही स्पेस वही यही एलिमेंट अटेन करने जा रहे हैं जो कि आपके पास एक्साइज एलिमेंट अटेन करते हैं। तो ये एक बड़ी यूजफुल बात है कि हर सेट के करस्पॉन्डिंग ग्राम श्मिट प्रोसेस आपको अलाउ करता है कि आप एक प्रोसीजर अप्लाई करें और X1 E1 E2 E3 ये ढूंढ सकते हैं, ये फाइंड कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि हाउ दिस प्रोसीजर विल वर्क। दिस प्रोसीजर यानी कि जो ग्राम श्मिट हमारे पास प्रोसेस है ये कैसे होगा, यहाँ पे हम दोबारा से लिखें कि दिस इज अ ग्राम श्मिट प्रोसीजर। ग्राम श्मिट प्रोसीजर। नाउ लेट अस सी हाउ इट विल वर्क। फर्स्ट स्टेप देखें हमें गिवन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मैं यहां पे लिखता हूं X1 X2 Xn। आपके पास एक सेट गिवन है, कुछ सीक्वेंस हैं जिसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब ये एलिमेंट आपस में इनका इनर प्रोडक्ट भी 0 नहीं है सपोज, और भी बहुत सारी बातें कि हर एक का नाम भी 1 की इक्वल नहीं है, और ना ही यहाँ पे एक और खास बात कि सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट आपस में। हम ढूंढने जा रहे हैं, जिस तरह मैंने अभी आपसे कहा कि हर एक के करस्पॉन्डिंग हम E1 E2 फाइंड कर सकते हैं कि हर एक का आप हर एक यहाँ पे क्या करेंगे, हर EI का EJ के साथ जब भी इनर प्रोडक्ट लेंगे जवाब हमारे पास 0 आएगा इफ I इज नॉट इक्वल टू द J, और इसका जवाब 1 आएगा इफ I इक्वल टू द J, और यानी कि हर एक का नाम भी 1 और हर EI जो है वो आपके पास क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा EJ से। फॉर ऑल I इज नॉट इक्वल टू J, हर एक के लिए एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे बिल्कुल। इंडिपेंडेंट का मतलब हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि अगर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 होता है देन इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल अल्फा I मस्ट बी 0 ओनली, कि हर अल्फा की वैल्यूज आपके पास जीरोस होती हैं, अल्फा आईज जो स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपके पास क्या है, एक्स आईज, ये आपके पास गिवन है जिनका इनर प्रोडक्ट भी आपस में 0 नहीं है और ना ही हर एक के नॉर्म की लेंथ 1 है और ना ही ये इंडिपेंडेंट्स हैं आपस में। अब ग्राम श्मिट प्रोसेस क्या करता है, दी फर्स्ट सबसे पहली बात क्या है कि हम यानी कि यहाँ पे चूज करेंगे, हम एक सीक्वेंस EK बनाएंगे और EK में सारी खूबियां वो होंगी जो यहाँ पे इस एक्साइज में नहीं है, जो मैंने आपको 3 खूबियां बताई। इंडिपेंडेंट भी नहीं है तो सारे E चेज आपके पास इंडिपेंडेंट होंगे। यहाँ पे एक्साइज के इनर प्रोडक्ट भी 0 नहीं है, E हर आइज के इनर प्रोडक्ट आपस में 0 होंगे। हर XI का नाम 1 नहीं है, यहाँ पे हर XI के नाम हर EI के नाम की लेंथ 1 होगी। फर्स्ट स्टेप E के आप ऑब्टेन करना चाहते हैं तो E1 सबसे पहले ले लें। E1 क्या है कि वो जो पहला एलिमेंट आपके पास है E1 X1, वो X1 को आप डिवाइड कर दें बाय नॉर्म ऑफ X1। अब देखें X1 तो गिवन है, इस पहले नंबर को आप इसके नॉर्म के नीचे डिवाइड कर देना तो आपके पास ये E1 आ जाएगा। तो हमारा पहला नंबर E1 मौजूद हो गया, E1 इज फाइंड इट। ये आपका पहला स्टेप है। मैं रिवाइज करता हूं, गिवन हमें X1 X2 Xn है जो इंडिपेंडेंट नहीं है। हम क्या करते हैं, E1 पहले ऑब्टेन करते हैं। E1 के लिए क्या करेंगे, पहला एलिमेंट कि हम X1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें 1 ओवर नॉर्म ऑफ X।
अब x1 गिवन है तो x1 का नॉर्म कैलकुलेट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर r स्क्वायर का एलिमेंट है तो हमें वहां पे भी नॉर्म पता है, LP स्पेस का है, किसी भी स्पेस का है तो वहां पे हर स्पेस में नॉर्म डिफाइन होता है। आप उसका नॉर्म उसके नीचे डिवाइड कर दें, बशर्ते कि उसका नॉर्म जो है वो नॉन जीरो हो। नॉन जीरो तभी होता है जब वो वेक्टर नॉन जीरो हो, तो इस वजह से हम अगर नॉन जीरो वेक्टर है तो हम इसके साथ इसको नीचे डिवाइड कर सकते हैं। हमें E1 मिल गया। अब दूसरी बात ये है, हम x पहले हमने क्या यूज किया, x1 को यूज करके E1 फाइंड किया। अब x2 को लिखेंगे, x2 को वन कैन राइट ओवर हेयर एज के x2 क्या है, x2 इज द इनर प्रोडक्ट ऑफ x2 विद E11 प्लस V2 where V2 is equal to the x2 minus inner product of x2 with E1 1। अब यहां सर देखें आपके पास V2 को हम फाइंड करने जा रहे हैं और उस V2 से फिर हम E2 फाइंड करेंगे। V2 आपके पास ना ऑर्थोगोनल देगा, ऑर्थोनॉर्मल नहीं देगा। ऑर्थोनॉर्मल में सिर्फ इतना करते हैं, उसके नाम की लेंथ डिवाइड कर देते हैं। V2 के लिए हम क्या करते हैं, V2 is equal to the x2 गिवन है, then just take inner product of x2 by E1। ये जो आपने E1 फाइंड किया इसका ही आप इनर प्रोडक्ट ले लें x2 के साथ और फिर E1 के साथ, तो आपके पास V2 की वैल्यू आ जाएगी। इट इज नॉट जीरो वेक्टर सिंस xi's आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये आपके पास xi's अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसका कोई वेक्टर भी जीरो नहीं होगा। जब कोई वेक्टर जीरो नहीं होगा तो आप हर वेक्टर के नीचे उसकी लेंथ को डिवाइड कर सकते हैं। जिस तरह x1 का नाम डिवाइड किया, आप यहां से इस वैल्यू को ऑब्टेन कर लेते हैं। आप यहां पर देखेंगे कि आपका ये V2 जो है ना, हमेशा किसके इनर प्रोडक्ट E1 के साथ इसका आप इनर प्रोडक्ट लें तो जॉब आपके पास क्या आएगा, जीरो आएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे वन कैन चेक इट कि देखें, मैं अगर यहाँ पे V2 का इनर प्रोडक्ट ले लूं E1 के साथ, इसका मतलब क्या है कि V2 की जगह उसकी वैल्यू डाल दें, x2 माइनस x2 E1 का इनर प्रोडक्ट लिया जा रहा है E1 के साथ। अब दिस विल गिव्स अस इनर प्रोडक्ट ऑफ x2 विथ E1। ये वाली बात यहां पर आप देखें, ये आपके पास एक नंबर है माइनस, इसको मैं कॉमन ले लूं तो x2 E1 बाहर आ जाएगा। बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, E1 का E1 के साथ इनर प्रोडक्ट, और E1 का E1 के साथ इनर प्रोडक्ट लें वो क्या होता है, नाम ऑफ E1 स्क्वायर। अब E1 का नाम लें तो वो जॉब क्या आता है आपके पास, E1 का नाम हमेशा 1 होता है। यहाँ पे आप गौर कर लें कि E1 का जब आप नाम लेते हैं दैट इज इक्वल टू द नाम ऑफ 1 ओवर x1 नाम टाइम्स x1 होल नाम। ये आपके पास होल नाम आ गया, और इसको हम लिख सकते हैं द नाम ऑफ x1 ओवर, अब देखें नाम का नाम ले तो वो भी 1 के इक्वल, नाम ही इक्वल होगा नाम ऑफ x1, और ये कैंसिल होकर आपके जॉब 1 आ गया। ये 1 आ गया, इसका मतलब क्या है, x2 E1 माइनस x2 E1 टाइम्स ये 1 आया चूंकि हमारे पास, और ये देखें ये दोनों टर्म्स कैंसिल होकर आपके पास वैल्यू 1 आ जाती है, वैल्यू 0 आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, V2 और E1 आपस में परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं। अब ऑर्थोगोनलिटी हमें मिल गई इसकी, सो दैट इसका मतलब क्या है कि हमारे पास E2 हम इस V2 जो हमने फाइंड कर लिया, इस V2 से E2 बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं। कि आप क्या करें कि वो जो V2 वेक्टर आपने ये लिया है इसके नीचे इसके आप लेंथ डिवाइड कर दें, V2 नॉर्म डिवाइड कर दें, तो आपके पास नंबर E2 आ जाएगा। कैसे, 1 ओवर E2 नॉर्म टाइम्स V2, दिस विल गिव यू द वैल्यू E2। तो बड़ा आसान सा प्रोसीजर है। देखें हमने वो जो E1 फाइंड किया, पहला वेक्टर है, हर एक को उसके नाम के साथ डिवाइड करते हैं तो E1 आ गया। अब E1 के लिए फिर आप E2 जब फाइंड करते हैं, V2 फाइंड करेंगे, V2 इज इक्वल टू x2 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ इसी x2 का E1 के साथ जो आपने फाइंड किया है वो आप ले लें, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब यहां पर आप देखें, यू कैन सी इन द फिगर कि हमने कैसे x2 ऑब्टेन किया है x1 से। देखें x आपके पास ना x2 ये वेक्टर है, x2 का अगर हम E2 के साथ इनर प्रोडक्ट लें विद E2 तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। V2 आपको एक नया वेक्टर दे देता है जो बिल्कुल इसके ऑर्थोगोनल है, इसके परपेंडिकुलर है ये, और इसका जब माइनस लेते हैं तो इससे डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, आपका ये वाला एलिमेंट आ जाता है। तो गोया हम कह सकते हैं x2 इज इक्वल टू द V2 माइनस
x2 का इनर प्रोडक्ट विद e1 के साथ आपके पास ये कंपोनेंट वेक्टर आप बड़े आराम से ऑब्टेन कर लेंगे x2 इक्वल टू इन दिस फॉर्म। अच्छा, अब हम इस तरह x3 को फाइंड करने जाएं तो x3 आपको क्या देगा, x3 जो है वो फाइंड v3 को पहले फाइंड करेंगे, v3 x3 से फाइंड होगा। हमारे पास जो थर्ड कंपोनेंट है उसमें आप इनर प्रोडक्ट ऑफ x3 विद e1 इनर प्रोडक्ट ले लें विद अगेन e1 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ x3 विद e2 का e2 के साथ। ये अगर आप प्रोसीजर अप्लाई करें तो आपके पास देखें, हमने पहले e1 फाइंड किया, फिर हमने e2 फाइंड किया। e1 और e2 को आप यहाँ पे अप्लाई करें x2 का हर एक के साथ इनर प्रोडक्ट लेके इस फॉर्म में, तो आपके पास v3 फाइंड हो जाएगा। और आप देखेंगे कि आपका ये v3 जो है ये e1 के बिल्कुल ऑर्थोगोनल होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, एज वेल एज ये e3 ना सिर्फ इसके बल्कि e2 के भी ऑर्थोगोनल होगा। और देखें इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका जो पहला था e1 हमने फाइंड किया, e2 जो है वो v2 से ऑब्टेन हुआ है, वो दोनों आपस में ऑर्थोगोनल होंगे, इनका इनर प्रोडक्ट 0। अब आपने v3 फाइंड किया, v3 जो है वो भी उन दोनों के ऑर्थोगोनल है, और v3 से आप e3 फाइंड कर सकते हैं कि v3 का को डिवाइड कर दें v3 को नाम ऑफ v3 के साथ, तो आपके पास e3 आ जाएगा। और आप यहाँ पे गौर कर सकते हैं कि e1 का इनर प्रोडक्ट भी v3 के साथ क्या होगा, 0 के इक्वल। e2 का भी इनर प्रोडक्ट e3 के साथ लेंगे, अगेन योर आंसर इज 0। देख लें यहाँ पे हर एक जो है ना। और इंपॉर्टेंट बात, व्हाट अबाउट द नॉर्म ऑफ e3, आप e3 का नॉर्म लें, जवाब क्या आएगा। इस एक्चुअली नॉर्म से ये वाली वैल्यू बाहर भी आ सकती है, बहुत सारी आपके पास वेज हैं। इट्स एक्चुअली द नॉर्म ऑफ v3, और आपके पास जवाब जो है वो कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा, बिकॉज दिस इज कैंसिल विद 1 टाइम दिस। तो हर एक का नॉर्म भी आपके पास 1 मिल रहा है। नाउ वी कैन अप्लाई द nth प्रोसीजर, वी टेक दिस वन द nth स्टेप। nth स्टेप में हम क्या करते हैं, वन कैन सी द फिगर को हम बाद में देखेंगे, लेकिन हर vn में से vn ऑब्टेन करने के लिए आप xn माइनस k इक्वल टू 1 to n माइनस 1 xn का इनर प्रोडक्ट ले लें ek के साथ और फिर मल्टीप्लाई कर दें ek के साथ, तो आपके पास vk आ जाएगा। और आप देखेंगे कि ये आपका जो vn आया, ये vn हर e1 e2 अप टू en माइनस 1 के साथ ऑर्थोगोनल होगा, यानी कि इस vn का हर e1 e2 e3 के साथ इनर प्रोडक्ट लें अप टू en माइनस 1 के साथ, तो 0 आएगा जवाब। और अब आप vn से ऑर्थो नॉर्मल एंट्री भी फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे कि आप इसी vn को नॉर्म ऑफ vn से डिवाइड कर दें, तो आपके पास en आ जाएगा। और अब जो ये en आया, ये भी हर एक के ऑर्थोगोनल भी होगा, और en का नॉर्म आप लेते हैं तो जवाब आपके पास 1 के इक्वल आता है। देखिए xn आपके पास ये वाला वेक्टर था, आपने अगर इसमें देखें हर एक की लीनियर कॉम्बिनेशन को आप सम करके फॉर्म में देखें तो ये वाला वेक्टर आपके पास मिल जाता है। vn एक्चुअली ये है, तो हाउ यू कैन अटेन इट्स परपेंडिकुलर फॉर्म। परपेंडिकुलरिटी के लिए हम क्या करेंगे, इस कंपोनेंट को इसमें से माइनस कर दें कि vn माइनस दिस, तो आपका जो वेक्टर है वो नया वेक्टर मिल जाएगा जो पहले वाले वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। ये आपका वेक्टर आपका इस दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर आपको मिल जाएगा, जो कि अनदर अप्रोच पे आएगा। तो दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड द ग्राम-श्मिट प्रोसेस। ग्राम-श्मिट प्रोसेस क्या करता है, आपको ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, ऑर्थोनॉर्मल एंट्रीज फाइंड करके देता है, और आप इसकी मदद से बहुत सारी बाकी वैल्यूज जो हैं वो भी ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस के ये जो ग्राम-श्मिट प्रोसेस है, ये आपको एक जनरल फार्मूला ऑब्टेन करके देता है। दीज आर अ जनरल फार्मूलाज फ्रॉम फॉर ए ग्राम-श्मिट प्रोसेस विच वाज डिजाइंड बाय ई स्मिथ इन 1907। ठीक है, इन इसमें एक पेपर इन्होंने आल्सो, इसका जो रेफरेंस है वो एक ग्राम-श्मिट ने एक पेपर था इनका जो है 1883 में, इसमें भी इसकी जो है कुछ टर्म्स जो है वो गिवन है। नोट दैट द सम व्हिच इज सब्ट्रैक्टेड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ प्रीवियस इक्वेशन इज अ प्रोजेक्शन ऑन xn। ये आपके पास हर xn के लिए प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन क्या करती है, परपेंडिकुलरली मैप करती है। आपका अगर xn इधर है, सपोज दैट के एलिमेंट आपका xn ये है, तो इसकी प्रोजेक्शन आप ले लें तो हर एलिमेंट को उसके ऑर्थोगोनली कॉम्प्लीमेंट पर मैप कर देगी, और आपको अब यहाँ पे एलिमेंट अगर आपके पास xn के करस्पॉन्डिंग vn मिल जाता है, और अब आप देखते हैं इन दोनों का इनर प्रोडक्ट, तो जवाब 0 आता है, क्योंकि परपेंडिकुलर हर दो वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट आपस में 0 होता है।
और ना सिर्फ ये, आप देखें x के करस्पॉन्डिंग आपने ये फाइंड कर दिया, vn के बाद आपने यानी कि vn भी और vn+1 आप देखें, इस तरह vn+2 सारे के सारे एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं। आपके पास वो पूरी की पूरी चेन आती जाती है जो आपस में सारे के सारे इंडिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पर तो हमें चीज यानी कि थोड़ी सी डायग्राम में इस तरह से नजर नहीं आ रही है, लेकिन n डायमेंशनल स्पेस में आपके पास सारे के सारे वेक्टर्स एक दूसरे के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होते हैं। नोट दैट कि आपके पास ये प्रोजेक्शंस आपको मिल जाती है, प्रोजेक्शन ऑफ xn ऑन स्पैन e1 e2 अप टू en-1। अब वो तमाम वेक्टर्स जो e1 e2 e3 en हैं, ये सारे के सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और xn जो है वो इंसानों के परपेंडिकुलर, यानी कि सारे वेक्टर एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं। हर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर का रिलेशन जो है वो रखता है, एक दूसरे के साथ उन दोनों का इनर प्रोडक्ट 0 होता है। इसी तरह इन द अदर वर्ड्स, इन ईच स्टेप वी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम xn its components in the direction of previously orthonormalized vectors, कि हमने previously orthonormalized वेक्टर लिया है, उसके करस्पॉन्डिंग हम जो नया फाइंड करेंगे वो उसके ऑर्थोनॉर्मलाइज होगा, वो उसके प्रोजेक्शन आपको मिल जाएगी। हर एक जो है एक दूसरे के, जिस तरह मैंने आपसे बताया को कहा कि ये वेक्टर है तो दूसरा आपको इधर मिल जाएगा जो उसके बिल्कुल हर नया वेक्टर दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, और ना सिर्फ उसके बल्कि प्रीवियस सारे के ऑर्थोगोनली परपेंडिकुलर होता है। दिस गिव्स Vn, ये हमें एक Vn दे देता है, यानी कि तमाम ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस दे देता है, विच इज देन मल्टीप्लाइड बाय 1/Vn, कि आप हर Vn आपको मिल गया, इस Vn को अगर आप ना 1/Vn के नॉर्म से डिवाइड करते हैं तो ये आपको यानी कि Vn को डिवाइड कर दिया 1/Vn, मल्टीप्लाई कर दिया 1/Vn से, यानी कि वही होगा कि आपने से डिवाइड कर दिया है नॉर्म ऑफ Vn से। तो आपके पास जो वेक्टर मिल गया इसका हम नाम En रख देते हैं। अब इस En में वो तमाम खूबियां हैं जो Vn में हैं, प्लस एक खूबी और बहुत खूबसूरत है कि ये Vn जब भी आप इसका नॉर्म लेंगे जब आपके पास 1 आया तो गोया आपको ये En जो है ना, ये एक सीक्वेंस मिल गया विच इज ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस। जबकि ये आपके पास दो तरह की देखें यहाँ पे बातें हैं, Vn आपको जो मिल जाता है वो ऑर्थोगोनल होता है, ऑर्थोगोनल सीक्वेंस मिलता है, और जो इससे आप En ऑब्टेन करते हैं, En बड़े आराम से निकल आता है, हर Vn को डिवाइड कर देते हैं Vn नॉर्म के साथ, तो आपको मिल जाता है ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस। अब हमें पता है ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस की ये खूबी होती है कि एक्स्ट्रा कि हर एक का नाम जो है ना, इसके हर कंपोनेंट का नाम आप लेते हैं तो जवाब आपके पास 1 आता है। इस सीक्वेंस की हर टर्म का नाम 1 के इक्वल भी है, हर एक आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, प्लस एक और खास बात वो ये है कि हर एक का दूसरे के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे तो जवाब 0 आता है। इनफैक्ट इफ n वर द स्मॉलेस्ट सबस्क्रिप्ट ऑफ फॉर विच Vn equal to 0, then 13 shows that Vn should be linear combination of E1, E2 up to En-1, के हर Vn आप दूसरों के linear combination form में obtain कर सकते हैं, hence a linear combination of x1, x2 up to xn-1, contradicting the assumptions that x1, x2, x3 up to xn is linearly independent, कि आपको एक नया कंपोनेंट मिल गया जिसको ऐड करने से प्रीवियस सारी एंट्रीज आ जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी सारी की सारी इंडिपेंडेंट जब एंट्रीज मिल गई तो वन कैन ऑब्टेन के जो आपके पास स्पेस ये आपको इस तरह की मिल गई, यानी कि जो काम आपके पास x1, x2 अप टू xn ये वेक्टर्स जो स्पेस जनरेट करते थे ये ही स्पेस जनरेट करते हैं अब आपके पास कौन, E1, E2 अप टू En। और खूबी ये हुई कि ये आपस में क्या थे, इनका इनर प्रोडक्ट 0 नहीं था, यहाँ पे हर दो एंट्रीज का इनर प्रोडक्ट 0 है, हर एंट्री का नाम 1 नहीं था, यहाँ पे हर एंट्री का नाम 1 है। तो ये ग्राम श्मिट प्रोसीजर हमने देखा विच इज वेरी यूजफुल टू अटेन द नॉर्म, इनकी लेंथ, और आप ये सारी चीजें इससे डिफाइन कर सकते हैं। हमें पता है नॉर्म हर स्पेस में गिवन होता है इनर प्रोडक्ट स्पेस में, और आपके पास ये इनर प्रोडक्ट स्पेस में बहुत खूबसूरत चीज है ग्राम श्मिट प्रोसेस कि आप हर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के करस्पॉन्डिंग एक ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस ऑब्टेन कर सकते हैं, ऑर्थोनॉर्मल सेट फाइंड कर सकते हैं
जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा, पूरी से स्पेस वही भी स्पैन करेगा जो प्रीवियस स्पेस, जो गिवन स्पेस है वो स्पैन करती है, सारों का नाम भी 1 है और हर एक आपस में इनर प्रोडक्ट हर पेयर का 0 के इक्वल होगा। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं रिगार्डिंग दिस। फॉर इंस्टेंस के फर्स्ट प्रॉब्लम, ऑर्थोनॉर्मलाइज द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस x0, x1, x2 up to so on, where x1t equal to the xt, x2t आपके पास ना हर एक सारी की सारी टर्म्स गिवन है क्लोज इंटरवल -1 और 1 से। इनर प्रोडक्ट भी आपके पास गिवन है। हमें पता है कंटिन्यूअस फंक्शंस के लिए जो इनर प्रोडक्ट होता है दैट इज द इनर प्रोडक्ट ऑफ द क्लोज इंटरवल, यानी कि -1 से 1 वही a to b होता है xt yt dt। हमें पहली 3 टर्म्स के लिए फाइंड करना है। तो देखें गिवन क्या है आपके पास, x0, x1, x2 गिवन है। तो हमारे इसका मतलब क्या है कि x2 हम 3 ही टर्म्स को लेके चलते हैं ताकि हम फर्स्ट 3 टर्म्स सीक्वेंस की फाइंड कर लें। तो देखें x0 आपके पास क्या हुआ, 0 पुट कर दें तो t की पावर 0 क्या होगा, दैट इज 1। फर्स्ट टर्म 1 है। दूसरी में आप जब 1 पुट करेंगे तो आपके पास t आ जाएगा और इसी तरह t स्क्वायर। ये 3 आपके पास गिवन है। क्या इनका आपस में इनर प्रोडक्ट 0 है? द आंसर इज नो, वन कैन इजीली चेक। अब इसके करस्पॉन्डिंग हमने क्या फाइंड करना है, ऑर्थोनॉर्मलाइज फाइंड करना, यानी कि हमने वी आर फाइंडिंग E1, E2, E3। हम यानी कि ये वाला सेट फाइंड करने जा रहे हैं, E1, E2, E3। सिर्फ फर्स्ट 3 टर्म का आ गया तो हम पहले 3 ही फाइंड करेंगे। इनमें ये खूबी होगी कि हर EI का EJ के साथ, यानी कि 1 का 2, 2 का 3, 3 का 1, तीसरा 2 का 3, 1 का 3, हर एक का इनर प्रोडक्ट आप लेते हैं तो जवाब आपके पास 0 भी आना चाहिए इनर प्रोडक्ट इस तरह से। और एक और बात कि हर EI का आप नाम लें तो जवाब आपके पास 1 के इक्वल भी आए। फॉर ऑल I इज नॉट इक्वल टू द J, जिस तरह हमने यहाँ पे I और J नॉट इक्वल है और बाकियों के लिए नाम 1 होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात। तो आपको पता है कि हम अभी इंपॉर्टेंट मेथड ग्राम श्मिट प्रोसीजर पढ़ चुके हैं जिसकी मदद से हम इसको फाइंड करेंगे। क्या होता है स्टेप्स कि पहला आप E1 फाइंड कर, पहले आप क्या फाइंड करते हैं, V1। V1 जो है वो आपके पास x1 ही होता है। गिवन फर्स्ट स्टेप आपको याद हो तो हम स्टेप 1 में क्या करते हैं, सिंपल V1 इक्वल टू x1। और फिर E1 कैसे फाइंड करते हैं कि वो V1 को डिवाइड कर देते हैं नॉर्म ऑफ V1 से, तो हमारे पास x1 आ जाता है, E1 आ जाता है। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, पहले V2 फाइंड करते हैं। V2 का हमें पता है V2 इज द एक्चुअली x2 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ x2 विथ E1 एंड अगेन विथ E1। इससे हम V2 फाइंड कर लेते हैं और V2 को फिर क्या करते हैं, V2 से E2 कैसे फाइंड करते हैं, E2 का मतलब ये है कि आप V2 को डिवाइड कर दें नॉर्म ऑफ V2 से। ये आपके पास सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप भी लिख लेता हूं फिर हम इसको प्रोसीड करते हैं। स्टेप 3 में हम V3 पहले फाइंड करते हैं। V3 इज एक्चुअली द x3 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ x3 विद E1 अगेन विद E1 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ x3 विद E2 एंड देन E2। वो E2 हम यहाँ पे दोनों को से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये आपके पास आ जाता है V3 की वैल्यू। और V3 से E3 फाइंड करना आसान है कि आप हर एक को V3 को डिवाइड कर दें नॉर्म ऑफ V3 के साथ अप टू सो ऑन। लेकिन हम सिर्फ 3 स्टेप ही, क्योंकि हमें V1, E1, E2, E3 ही फाइंड करना है इसमें। तो अब हम अपना यहाँ पर स्टेप प्रोसीड करें इन टर्म्स को फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, V1 हमें पता है कि V1 आप वही x1 ले लेते हैं, यानी कि ये आपके पास 1 आ गया। और अब आप E1 कैसे फाइंड करेंगे, E1 का तरीका हमें पता है, E1 इज नथिंग बट 1 ओवर, यानी कि वही V1 ओवर नॉर्म ऑफ V1 होता है। अब V1 तो हमें पता है 1, नॉर्म ऑफ V1 क्या होगा कि आप इसका नाम फाइंड करें। नाम तो इनर प्रोडक्ट से डिफाइन होता है। अब नाम ऑफ, इसका मतलब है नाम ऑफ 1 फाइंड करें। नाम ऑफ 1 का मतलब क्या हुआ, इनर प्रोडक्ट -1 से 1। यहाँ पे x3 क्या है, वही आपके पास 1 1, ये आपने उसकी वैल्यू डाल दी ना कि नाम ऑफ v इज इक्वल टू दिस 1। और इसका स्क्वायर रूट, ना सिर्फ ये बल्कि इसका स्क्वायर रूट भी, अगर आप देखें कि मैं ऊपर स्क्वायर रूट डाल देता हूं ताकि इसका हम इसको बार बार स्क्वायर रूट ना डालना पड़े हमें।
और आपके पास ये 1 1 आ गया और इसी तरह dt विच इज इक्वल टू, अब आप देखें 1 1 तो 1 ही होता है, 1 का मल्टीप्लाई, और इनर प्रोडक्ट आप जब इंटीग्रेट करते हैं तो इट विल 1 माइनस टाइम माइनस 1 दैट इज इक्वल टू द 2, तो हमारे पास वैल्यू 2 आ जाती है। और स्क्वायर रूट जब आप लेते हैं दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ 1 इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये हमें नॉर्म ऑफ 1 इस तरह से मिल गया। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास E1 की क्या वैल्यू आ जाती है, E1 इज एक्चुअली 1 V1 ओवर नॉर्म ऑफ V1 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, ये आपके पास E1 की वैल्यू आ गई। फर्स्ट टर्म हमने ऑब्टेन कर ली। अब ये भी आगे यूज होती है दूसरी टर्म फाइंड करने में। अब हम V2 अगर फाइंड करें तो हमें पता है फार्मूला क्या है, V2 इज इक्वल टू द x2 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ x2 E1 विद E1, यानी कि x2 आपके पास जहां पे t है तो t माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ t विथ E1 यानी कि 1 ओवर अंडर रूट 2 के साथ, इसका इनर प्रोडक्ट लें अगेन विद 1 ओवर अंडर रूट 2, ये आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ये। तो सबसे पहले तो हम t का और 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 का इनर प्रोडक्ट ले लेते हैं। इनर प्रोडक्ट इस तरह से डिफाइन है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहां पर t और 1 ओवर अंडर रूट 2 का इनर प्रोडक्ट जब लेते हैं दिस विल गिव्स अस -1 से 1 t मल्टीप्लाई विद 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, ये आप यहां पे लिख लें dt। नाउ अब ये आपको क्या वैल्यू मिलेगी, यहां से 1 ओवर 2 तो कॉमन है, स्क्वायर रूट 2 कॉमन है, इसको आप बाहर ले लें, t का इंटीग्रेट करते हैं दैट विल t स्क्वायर ओवर 2, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी हैविंग -1 से 1 तक। अब इसे आप लिख सकते हैं 1 ओवर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, ये आप इसे बाहर कॉमन ले लें, लेफ्ट में आपके पास क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे अगर आप 1 पुट करते हैं पहले तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और माइनस अगेन -1 का स्क्वायर, ये आप अप्लाई करते हैं तो इट विल गिव्स अस द 0, ये हमें यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाएगी, -1 का स्क्वायर 0 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 - 1 इज 0, तो 1 ओवर 2 टाइम्स अंडर रूट 2 विद 0 दिस इज इक्वल टू द 0। तो इसका मतलब क्या है कि ये टर्म आपके पास 0 आ गई, यानी कि t माइनस 0 मल्टीप्लाई विद 1 ओवर अंडर रूट 2। अब दिस इज नथिंग बट ओनली द t, इसका मतलब है V2 की वैल्यू t है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि V2 जब आप फाइंड कर लें, इस V2 से हम क्या फाइंड करते हैं E2, ताकि ये आपके पास ऑर्थोनॉर्मल आ जाए। अब देखिए अगर हम V2 से E2 फाइंड करें तो इसके लिए क्या प्रोसीजर होता है, E2 इज ओनली द t ओवर नॉर्म ऑफ t, आप नॉर्म ऑफ t नीचे डिवाइड कर दें, तो नॉर्म ऑफ t कैसे फाइंड करते हैं इनर प्रोडक्ट में, ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट गिवन है, इसको फाइंड करने के लिए हम सिंपल वही प्रोसीजर है जिस तरह हमने यहाँ पे फाइंड किया। मैं नेक्स्ट पेज में लेके जाता हूं इसको, यानी कि नॉर्म ऑफ t जब हम कैलकुलेट करेंगे दिस इज एक्चुअली इक्वल टू द इनर प्रोडक्ट -1 से 1, इसका मैं स्क्वायर डाल लेता हूं ताकि हमें बार बार वो ना लेना पड़े, तो यहाँ पे भी t टाइम्स t dt, xt की वैल्यू वो जो हमारे पास t है दोनों की जगह आएगी, और यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा t स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे दैट इज नथिंग बट द t क्यूब ओवर 3 हैविंग द लिमिट -1 से 1, और आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से आप अगर इसको डिवाइड कर यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें तो 1 की पावर 3 माइनस -1 की पावर 3 ओवर 3 विच इज इक्वल टू द 2 ओवर 3। अब इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर e की जो वैल्यू है E2 वो हमारे पास क्या आई थी, दैट इज इक्वल टू द V2 ओवर नॉर्म ऑफ V2, तो यानी कि ये तो हमारे पास क्या था t ओवर नॉर्म ऑफ t, और नॉर्म ऑफ t की वैल्यू भी हमने देखा वो क्या आएगी हमारे पास 2 ओवर 3। इसका मतलब क्या है कि E2 वन कैन राइट हेयर E2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप t की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 ओवर 3, इसे कोई बंदा ऐसे भी लिख सकता है, वन कैन राइट हेयर द 3/2 टाइम्स t, तो ये हमारे पास E2 की वैल्यू ऑब्टेन होगी। नाउ फाइनली द थर्ड टर्म,
अब हम E3 की तरफ आते हैं क्योंकि हमें सिर्फ 3 टर्म्स ही फाइंड करनी थी। तो उसके लिए हमें x2 की जरूरत पड़ेगी। x2 आपको क्या यहां से मिलता है t स्क्वायर। अब x यानी कि मैं से x3 कह देता हूं, x3 इक्वल टू द टी स्क्वायर, यानी कि नाम में इसमें कोई हर्ज नहीं है ताकि कंफ्यूजन से हम इसको बच सकें। तो x3 इक्वल टू द टी स्क्वायर, और ये कैसे फाइंड करते हैं हम बेसिकली कि आप सबसे पहले इससे v3 फाइंड करेंगे। v3 इज एक्चुअली द x3 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ x3 with E1 times E1 minus inner product of x3 with E2 again with E2। ये देखिए दोनों के सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों को, ताकि दोनों के कॉम्प्लीमेंट बीच में ना आए, ताकि हर एक से इंडिपेंडेंट हो जाए ये वेक्टर। तो x3 की वैल्यू हमें पता है यहाँ पे टी स्क्वायर है, माइनस अगेन इनर प्रोडक्ट ऑफ टी स्क्वायर विथ E1 की वैल्यू हमने अभी ऑब्टेन की थी, दैट इज 1/2। यहाँ पे हमारे पास E2 की वैल्यू 1/√2 आती है, और 1/√2 हमने यहाँ पे प्लग इन किया, सिमिलरली 1/√2 यहाँ पे माइनस x3 आपके पास वही टी स्क्वायर गिवन है। E2 अभी हमने ऑब्टेन कर लिया, दैट इज नथिंग बट टी स्क्वायर बाई 3/2 टाइम्स टी, और आपके पास बाहर भी मल्टीप्लाई हो रहा है 3/2 टाइम्स टी। ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज आ गई। नाउ व्हाट हैपन कि आप इसमें इन दोनों टर्म्स को फाइंड करके यहाँ पे इसकी वैल्यू प्लग इन कर लें। इनर प्रोडक्ट हमारे पास गिवन है, यानी कि हमें पता है कि इनर प्रोडक्ट जब भी हम लेंगे टी स्क्वायर का 1/√2 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस एक्चुअली द -1 से 1 टी स्क्वायर 1/√2 dt, वही फर्स्ट सेकंड दोनों वैल्यू का इंटीग्रेशन। तो आप यहाँ पर देखें, हम 1/√2 को कॉमन बाहर ले सकते हैं, टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, t³/3 हमारे पास आ जाएगा। लिमिट्स क्या हैं, -1 से 1, सिंपल इंटीग्रेशन, और आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1/3 टाइम्स √2 बाहर आ जाएगा। द लेफ्ट ओवर हेयर इज नथिंग बट द t³। आप इसमें वैल्यू पुट कर दें। अब t³ में आप पहले 1 पुट करते हैं, तो 1 का क्यूब माइनस -1 का क्यूब, which is equal to the 1/3 times √2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, hence we attain the 2, and further one can write over here, इसको हम लिख सकते हैं √2/3। ये हमारे पास पहली वैल्यू आ गई इसकी, यानी कि ये हमें नंबर मिल गया यहाँ पे दिस वन। एंड अब हम अगर इसको फाइंड करें तो आंसर 0 आएगा, लेकिन लेट अस सी दैट हाउ इट इज 0। जब आप यहां पर इन दोनों का इनर प्रोडक्ट लेते हैं टी स्क्वायर का, अब का 3/2 टाइम्स टी के साथ इनर प्रोडक्ट, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, यहां पर अगर हम इसका इनर प्रोडक्ट ले लें तो 1 कैन राइट ओवर हेयर कि 3/2 कॉमन है, बाकी आपके पास इंटीग्रेशन, ये चलें फुली लिख लेते हैं पहले कि 1 कैन राइट ओवर हेयर के इनर प्रोडक्ट फ्रॉम -1 से 1 xt यानी कि टी स्क्वायर विथ 3/2 टाइम्स टी dt। आप इनको यहाँ पे इस तरह से लेते हैं, क्या चीज कॉमन है, 3/2 इज कॉमन, इसे हम बाहर ले लेते हैं। द रेस्ट वन इज -1 से 1 t⁻³ आपके पास हो जाएगा dt। अब 3/2 ये है, t³ का डेरिवेटिव लें तो दैट इज t⁻⁴/4। लिमिट्स क्या हैं, -1 से 1। अगर आप इसे इंटीग्रेट कर दें 3 नीचे 8 आपके पास बाहर आ जाएगा, ऊपर अगर आप वैल्यू पुट कर दें तो 1⁴ माइनस 1⁴, और उससे आपके पास क्या आ जाएगा 3/8 -1⁴ प्लस 1 बना देगी, और 1 - 1 इज 0, हेंस दिस इज 0। तो ये टर्म आपके पास 0 बन जाएगी, यानी कि ओवरऑल 1 कैन राइट ओवर हेयर इट्स टी स्क्वायर माइनस, ये हमने अभी वैल्यू फाइंड की थी, इट इज नथिंग बट √2/3, और यहाँ पे हमने हमारे पास वैल्यू 1/√2 से तरह ये सेम वही है, इसकी वैल्यू हमने डाल दी इस इनर प्रोडक्ट की, जो क्या है 2/√2/3 है, माइनस ये 0 है, मल्टीप्लाई विथ 3/2 टाइम्स टी। तो ओवरऑल हमारे पास क्या चीज आ जाती है, टी स्क्वायर के 2 कैंसिल होगी, -1/3, क्योंकि ये दोनों टर्म्स आपस में √2 से कैंसिल हो गया, और ये तो है ही 0। तो ये v3 फाइंड हो गया। अब v3 से हम e3 फाइंड करते हैं, वेरी इजी, के
हमारे पास ई जो 3 होता है ये हमेशा V3 ओवर नॉर्म ऑफ V3 के इक्वल होता है। यहां से V3 की वैल्यू क्या है हमारे पास टी स्क्वायर माइनस 1/3। अब इसके नीचे इसका नॉर्म डिवाइड करना है, तो नॉर्म फाइंड करना हमें पता है कि पहले हम यहाँ पे V3 यानी कि वही टी स्क्वायर माइनस 1/3 इसका नॉर्म लेते हैं ना, क्योंकि V3 का नॉर्म का मतलब क्या है, V3 का नॉर्म इसके ऊपर स्क्वायर डाल दें तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू ये है, और स्क्वायर इसलिए डालते हैं ताकि हम इसके रूट लेके बाद में वैल्यूज आराम से ऑब्टेन कर सके, -1 से 1 ताकि और ऊपर स्क्वायर ना डालना पड़े। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1/3 का इनर प्रोडक्ट अगेन विद इसका, और ये स्क्वायर हो जाएगा dt के साथ आपके पास। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो वन कैन राइट ओवर हेयर कि आप इसे ओपन भी कर सकते हैं। अब अगर आप इसे ओपन करके लिखें तो वन कैन अटेन t⁴ प्लस 1/9 और फिर फाइनली -1 हमारे पास आ जाएगा 2/6 टाइम्स टी स्क्वायर। इट इज जस्ट सिंपल, आपके पास वही a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला टाइम्स dt। अब आप देखें इंटीग्रेशंस क्या आती हैं, फर्स्ट को इंटीग्रेट करते हैं, इट्स गिव्स यू t⁵5/5 और इसकी लिमिट्स क्या हैं, -1 से 1 तक, प्लस 1/9 इंटीग्रेट करते हैं तो लिमिट्स क्या आ जाती हैं, वही -t है और लिमिट्स -1 से 1 तक, -2/6 इसे हम लिख सकते हैं 1/3। यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास ये 2 कैसे आया, दैट इज 2/3, ये 2/3 होगा हमारे पास, क्योंकि आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ पे 2/3 है, और 2/3 को यहाँ पे 2/3 तो सेम ही रहेगा, इंटीग्रेट करेंगे टी स्क्वायर को तो क्या आ जाएगा t³ लिमिट्स -1 से 1। तो ओवरऑल जब आप लिमिट्स प्लग इन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखें हमें -1 और 1 पुट करेंगे तो दैट इज द 2/5 प्लस यहाँ पे लिमिट्स पुट करेंगे तो 2/9, यहाँ पे लिमिट्स पुट करेंगे तो -2 आ जाएगा और 2 टाइम्स 2 इज 4, 4/3। और अगर आप इन दोनों का एलसीएम ले लें, 5 भी है, 5 और 9 दैट इज 45, एलसीएम हमारे पास 45 आ गया, और 5 टाइम्स 9 इज 45, 9 टाइम 2 इज 18, दिस इज 18 प्लस 9 टाइम्स 5 इज 45, 5 प्लस 2 10, सिंपल कैलकुलेशंस आपके पास। और इस तरह 3 टाइम्स 15 इज 45 and 15 up time 4 is 60, and hence it's 28 subtracted from the 32 60 which is -32 by ये हमारे पास आ जाता है -32/45, ये वाली टर्म्स हमारे पास आ जाती है इन द सेंस ऑफ नॉर्म। अच्छा, ये हमारे पास इसमें 3/4, एक मिनट हम इसको देख लेते हैं कि कोई कैलकुलेशंस मिस्टेक तो नहीं है ओवरऑल, क्योंकि नॉर्म की लेंथ हमेशा हमारे पास पॉजिटिव आती है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यूज आती हैं कैलकुलेशंस वाइज हमारे पास ना, दीज आर द 5, अगर हम इसमें कैलकुलेशंस अगर देखें टाइप एरर ना हो तो हमारे पास जो आप इसमें चेक कर सकते हैं, फॉर इंस्टेंस कि आपके पास वैल्यूज इसकी आनी चाहिए 5/8, यानी कि ओवरऑल अगर आप इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास ये तो हमने फाइंड कर लिया, इसका मतलब क्या है, दिस इज नथिंग बट 3t² - 1/3 हमारे पास आ गया। तो आपके पास ओवरऑल जो वैल्यूज इसके नीचे हम डिवाइड करके लिखेंगे, देन आवर रिजल्ट इज 3/8 इसका होल स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई विद 3t² - 1, ये आपके पास वैल्यूज की आएगी। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपो एरर है मेरा ख्याल है कैलकुलेशंस में, आप इसको देख सकते हैं कि कोई आपके पास एरर तो नहीं है, उसको आप रिमूव करके यहाँ से आप इसकी वैल्यूज को E3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो वेन एवर वी फाइंड, यानी कि आप इसके ऊपर दोबारा स्क्वायर रूट डाल के, मुझे इससे अंदाजा हुआ कि ये माइनस का स्क्वायर रूट तो हम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास स्क्वायर रूट हमेशा पॉसिबल, यानी कि स्क्वायर है तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव टर्म आती है। तो E3 भी आपको मिल गया, हेंस E1, E2, E3 आपके पास ये मिल गए। इट इज वेरी इजी कि आप E1 और E2 का इनर प्रोडक्ट लें। इनर प्रोडक्ट कैसे लेंगे, ये आपका इनर प्रोडक्ट डिफाइंड है।
इसी इनर प्रोडक्ट के तहत इंटीग्रेट करके आप देखेंगे आपका आंसर जो है वो 0 आएगा, और E1 का E1 के साथ नॉर्म लेंगे, जवाब 1 आएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं अगर आपको एक दिखा दूं, E1 का E1 के साथ सिर्फ नाम, हर एक का E2 का 2 के साथ भी 1 होगा। आप यहाँ पे क्या करते हैं, -1 1, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू 1/√2, इस तरह दूसरे फंक्शन की वैल्यू 1/√2 dt। तो इसका मतलब क्या है, 1/√2 जो है मल्टीप्लाई होकर 1/2 आ जाएगा, जो कि कॉमन है बाहर। इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 से 1 dt। अब 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 हेयर द t हैविंग लिमिट्स -1 से 1, और 1/2 1 माइनस 1, ये आपने लिमिट्स पुट कर दी, विच इज इक्वल टू 1/2 माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 से कैंसिल 1। E1 का E1 के साथ इनर प्रोडक्ट 1 आया। सिमिलरली E2 का E2 के साथ इनर प्रोडक्ट आप लेंगे तब भी जवाब आपके पास 1 आएगा। E3 का E3 के साथ इनर प्रोडक्ट भी 1 होता है, और बाकी करस्पॉन्डिंग अगर आप E1 का E2 के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं, E2 का E3 के साथ लेते हैं, E3 का E1 के साथ, सारों का इनर प्रोडक्ट आपके पास 0 के इक्वल आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है हमारे पास, जिसे हम ग्राम श्मिट प्रोसेस कहते हैं। तो देखा आपने E1 E2 E3 लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं, पूरी स्पेस भी स्पैन करेंगी इसी तरह से। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर एक का नॉर्म लेंथ 1 है। यही प्रोसीजर आप डिफरेंट अप्रोचेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस कि इनर प्रोडक्ट आपका ये गिवन है, T1 T2 T3 ये है आपके पास, तो और पर्सनलाइज करें इनको, यानी कि इससे वही E1 ऐसे E1 E2 E3 फाइंड करें सच दैट के हर E1 का E2 के साथ इनर प्रोडक्ट लें तो जवाब आपके पास 0 आए। इस तरह से, जिस तरह ये इनर प्रोडक्ट डिफाइन है, इस तरह से लेंगे तो जवाब ये आए। E2 का भी E3 के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आए, E1 का भी E3 के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आए, ये सारे के सारे। और इसी तरह E1 का नॉर्म लें, जवाब इक्वल आए E2 के नाम के, वही जवाब आए E3 के नाम के, और सबसे इंपॉर्टेंट कि सबका नाम 1 के इक्वल हो, यानी कि ऑर्थोनॉर्मलाइज आप इसको कर दें। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रोसीजर है, जिस तरह अभी हमने डिफाइन किया, आप इससे इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक डिस्टिंक्ट सी प्रॉब्लम मैं आपको फॉर इंस्टेंस बताता हूं कि आपको इफ वन कैन गिव यू अनदर सेट, फॉर इंस्टेंस के हमें एक और इसमें एग्जांपल मिल जाए कि आप एक नया एलिमेंट लेकर उसके ऊपर आप इसको ऑर्थोनॉर्मलाइज करें। यहाँ पे मैं एक सेट आपको बता देता हूं, ऑर्थोनॉर्मलाइज करें। एक सेट है, उसके अंदर आपके पास ना 1 1 1 मौजूद है। इसी तरह इसी सेट में आपके पास ना कुछ और एंट्रीज भी मौजूद हैं, 0 1 1 और 0 0 1 ये भी मौजूद है। आप इस सेट को ऑर्थोनॉर्मलाइज करें, तो ऑर्थोनॉर्मलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो V1 लेते हैं। V1 कैसे आपके पास आ जाएगा, वेरी सिंपल कि दिस X1, ये आपका X1 है, ये X2 है, ये X3 है। अब देखें हर एक का इनर प्रोडक्ट आप लें, यूजुअल तो आंसर 0 नहीं आ रहा, लेकिन V1 में आपके पास क्या आ जाएगा, 1 1 1, वही X1 ले लिया जाता है। और अब E1 कैसे फाइंड करते होते हैं, E1 का मतलब यही है कि V1 डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ V1, ये हम यहाँ पे ले लेते हैं। वही हमारे पास X1, आपने देखा कि वही V1 X1 होता है, हमने वहां से ये ले लिया। और E2 कैसे ऑब्टेन करते हैं, V1 डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ V1। तो V1 तो हमारे पास एलिमेंट क्या है जी, V1 के ये 1 1 1, इसके नीचे आप इसका नॉर्म डिवाइड कर दें, यानी कि 1 1 1 के नीचे हर एक के साथ नीचे नॉर्म डिवाइड करने का मतलब क्या है, आपके पास यूजुअल नॉर्म क्या होता है आर स्क्वायर में, कि मैं यहाँ पे V1 का अगर नॉर्म लिख के बताऊं आपको, दैट इज इक्वल टू वही कि आप हर एक टर्म का स्क्वायर लेके देखिए ना, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर एंड देन इट्स स्क्वायर रूट, वही यूजुअल नॉर्म जो डिस्टेंस वाला हम यूज करते हैं, दैट इज इक्वल टू द 3 स्क्वायर रूट। इसका मतलब क्या है कि हर एक के नीचे आपके पास ना 3 स्क्वायर रूट डिवाइड हो जाएगा, 1/, आप इसके नीचे भी डिवाइड कर दें, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी। अब बड़ी अच्छी बात कि ये आपका जो वेक्टर है ना वो E1 है, यानी कि E1 हमने ऑब्टेन कर दिया, दैट इज 1/√3 1/√3 1/√3। और ये ऐसा वेक्टर है आपके पास कि आप E1 का नॉर्म लेकर देखें, जवाब हमेशा हमारे पास 1 आएगा। नाउ अब देखें दूसरा एलिमेंट हमारे पास हम E1 हम ऑब्टेन कर चुके हैं, E2 कैसे ऑब्टेन करेंगे,
E2 ऑब्टेन करने से पहले हमें V2 ऑब्टेन करने की जरूरत पड़ती है। V2 फाइंड करना इजी है, यानी कि दैट इज ओनली x2 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ x2 विद E1 जो भी हमने फाइंड किया है, और अगेन विद E1। अब x2 आप अगर देखें, द वैल्यूज ऑफ x2 आर these are given that the values are 0 1 1। इसका मतलब ये हुआ 0 1 1, अगेन the inner product of this 0 1 1 with E1 अभी हमने फाइंड किया, आपको याद है 1 over square root 3, 1 over square root 3 एंड 1 over square root 3, इसकी ये वैल्यूज हैं। और इसका इनर प्रोडक्ट ये तो खत्म हो गया यहाँ पे बात, और मल्टीप्लाई करना है इससे अगेन, क्योंकि ये इनर प्रोडक्ट आपको एक नंबर देता है, तो नंबर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर इज वेक्टर। तो आपके पास यहाँ पे अगेन यही वेक्टर आ गया, यानी कि इसकी वैल्यूज E1 की 1 over square root 3, 1 over square root 3, इस तरीके से। अब यहाँ पर हमने ये इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, तो हमें पता है इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं आर स्क्वायर में, इट्स जस्ट अ यूक्लिडियन प्रोडक्ट। तो यूक्लिडियन प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, पहले से मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय दिस 1 over square root 3, अगेन 1 मल्टीप्लाई लास्ट मल्टीप्लाई विद लास्ट, तो 1 मल्टीप्लाई बाय square root 3 करेंगे तो square root 3 आएगा दिस, और साथ आपका ये वेक्टर सेम रहा 1 over square root 3, 1 over square root 3 एंड 1 over square root 3। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज 0 1 1 माइनस इन दोनों को सम करेंगे, देन इट्स बिकम्स द 2 times square root 3 with 1 over square root 3, इस तरह square root 3 एंड फाइनली square root 3, ये हमारे पास कंपोनेंट्स आ जाएंगे। एंड फर्दर वन कैन इजीली सॉल्व दिस, फॉर इंस्टेंस के हियर यू हैव 0 1 1, ये एंट्रीज आ जाती हैं। अब 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्रू आउट मल्टीप्लाई होगा, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज द 2 square root 3 को मल्टीप्लाई करें square root 3 से, इट्स नथिंग बट ओनली द 3। इसी तरह नेक्स्ट कंपोनेंट भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 over 3, again 2 over 3. Now the subtraction of 2 elements of R3 is possible, that is 0 minus 2 over 3 makes minus times 2 over 3. 1 minus 2 over 3, it will gives you the 1 over 3, and further again 1 minus 2 over 3 is 1 over 3। ये हमारे पास V2 की एंट्री आ गई। अब V2 से हम दोबारा आखिरी काम करते हैं, E2 फाइंड करते हैं। E2 is only the V2 divided by नॉर्म ऑफ V2। और अब यहाँ पे देखें V2 का नॉर्म कैसे फाइंड करते हैं, जस्ट V2 नॉर्म इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल इट्स एंट्रीज का स्क्वायर, -2/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर। तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, हियर 4/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 एंड ओवरऑल इट्स 6/9, एंड 6/9 को हम लिख सकते हैं 6/9 को लिख सकते हैं 2/3, स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास जो हर एक वैल्यू के नीचे डिवाइड हो रहा है वो स्क्वायर रूट 2/3 है, जिसको हम इंटरचेंज करके लिख सकते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे देखें -2/3, इसी तरह 1/3 एंड 1/3 होल टर्म्स के साथ नीचे डिवाइड हो रहा है हमारे पास स्क्वायर रूट 2/3। और अगर आप इसको कैंसिलेशन करके या सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये आपके पास डिवाइड के नीचे डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हम इसको अब लिख सकते हैं इन द शॉर्ट वे 2 से कैंसिल, एक तो आपके पास माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6, फर्स्ट टर्म हमारे पास ये आ जाएगी। यहाँ पे ये किससे कैंसिल हो रहा है, क्योंकि 3 ऊपर चला जाएगा, ये आप इसको इससे कैंसिल कर लें स्क्वायर रूट 2 को, और आपके पास 1 कैन राइट हेयर स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। फर्दर यहाँ पे नेक्स्ट टर्म हमारे पास जो आपको वैल्यूज मिल रही हैं, ये इससे एक कैंसिल हो जाएगा, एंड वी हैव द स्क्वायर रूट 2, अगेन डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, 1 ओवर 6 स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3, और इसी तरह 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट। तो आपके पास ये E3 वेक्टर मिल गया। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि व्हाट इज द नॉर्म ऑफ E2। द नॉर्म ऑफ E2 इज, यू कैन ऑब्जर्व इट, नॉर्म इज नथिंग बट
इट्स नॉर्म इज 1 एंड सिमिलरली E2 और E1 का आप इनर प्रोडक्ट लेते हैं, आपके पास जवाब जो आता है वो किसके इक्वल आएगा, वो 0 के इक्वल आएगा। और इसी तरह जब आप E3 फाइंड करेंगे, यू कैन चेक दैट द वैल्यू ऑफ E3 इज द 0 -1 over square root 2 -1 over +1 over square root 2। ये आप इस तरह से E2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और आप देखेंगे E2 का नाम भी 1 होगा, E2 और E3 का इनर प्रोडक्ट भी आपके पास क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो इस तरह आप ग्राहम श्मिट प्रोसेस को यूज करके तमाम E1, E2, E3 फाइंड कर सकते हैं। अब ये खूबी वो है कि ये E1, E2, E3 वही स्पेस स्पैन करते हैं जो आपके पास वो वेक्टर जो x1, x2 हमारे पास गिवन थे वो स्पैन करते हैं। x1, x2, x3 जो स्पेस स्पैन करते हैं, यही स्पेस ये भी स्पैन करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि दोनों आपको ऐसे वेक्टर्स, इसके करस्पॉन्डिंग वेक्टर मिल गए जो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं, इनका आपस में इनर प्रोडक्ट भी 0 है सारों के सारों का। और इंपॉर्टेंट बात, हर एक का नॉर्म लें तो जवाब आपके पास 1 आता है, जबकि वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो आपने देखा कि किस तरह ग्राहम श्मिट प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं, इससे हम ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फाइंड करते हैं। अगर हम नॉर्म नीचे डिवाइड ना करें, जिस तरह ई ना फाइंड करें, सिर्फ वी आई फाइंड कर लें, तो वो हमारे पास ऑर्थोगोनल वेक्टर होते हैं, ऑर्थोनॉर्मल नहीं होते। तो ऑर्थोनॉर्मल के लिए उसके नीचे इसका नॉर्म डिवाइड भी करना पड़ता है। तो आज हमने ग्राहम श्मिट प्रोसेस को देखा, प्लस उसके एग्जांपल्स और कुछ प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट किया। आई होप कि यू कैन अटेम्प्ट सिमिलरली प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग दैट। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।